डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कोऑक्टेशन ऑफ आयोटा के बारे में। ठीक है, कोऑक्टेशन ऑफ आयोटा क्या है? इट इज़ अ नैरोइंग ऑफ द आयोटा, यानी जो आयोटा निकलता है और ये सप्लाई करता है बॉडी को, तो ये जब नैरो हो जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑक्टेशन ऑफ आयोटा। फर्ज करें ये क्या है? आयोटा है। ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल गया। अब ये बॉडी की जो टिश्यूज़ हैं उनको क्या करता है? सप्लाई करता है। तो इस कोऑक्टेशन ऑफ आयोटा में क्या होता है? ये थोड़ा नैरो हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कोऑक्टेशन ऑफ आयोटा। यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि ये पल्मोनरी आर्टरी है, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। और हमें ये भी पता है कि आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान क्या होता है? कनेक्शन होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ डक्टस आर्टेरियोसिस। अगर ये खुला रहे तो इसको हम पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस बोलते हैं। तो कोऑक्टेशन ऑफ आयोटा यहाँ इस एरिया पे होते हैं। अब ये कभी कभी यहाँ पे होता है, जैसे कि नंबर 1 पे, दिस इज कॉल्ड एज अ प्री डक्टल, यानी कोऑक्टेशन ऑफ आयोटा डक्ट से जो है, ये जो डक्ट है ये वाला इससे पहले होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्री डक्टल। तो दिस वन इज प्री डक्टल, यानी डक्ट से पहले है कोऑक्टेशन ऑफ आयोटा। कभी कभी यहाँ पे होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ जक्स्टा, ठीक है, डक्टल, यानी एट द लेवल ऑफ डक्ट। तो जो डक्ट हैं कभी कभी यहाँ पे होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ पोस्ट डक्टल, यानी डक्ट के बाद, यानी डिस्टल टू डक्ट। तो दिस इज द पोस्ट डक्टल कोऑक्टेशन ऑफ आयोटा। तो कोऑक्टेशन ऑफ आयोटा जो है ये हमारे पास प्री डक्टल होता है, जक्स्टा डक्टल भी होते हैं और पोस्ट डक्टल भी होते हैं। तो ये 3 किस्म के कोऑक्टेशन ऑफ आयोटा है। तो इसको डिस्कस करते हैं। ये क्या है? आयोटिक नैरोइंग है। ठीक है, यानी आयोटा जो है वो नैरो हो जाते हैं नियर द इंजर्शन ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस, एंड दैट इज कॉल्ड एज जक्स्टा डक्टल। तो यहाँ पे सिर्फ वो वाला टाइप बताया गया है जो क्या है, जक्स्टा डक्टल एट द लेवल ऑफ डक्ट। लेकिन यहाँ पे इसके और भी टाइप हैं, जैसे कि नंबर 1 क्या है? प्री डक्टल है। ठीक है, दिस इज द नैरोइंग ऑफ द आयोटा विच इज प्रॉक्सिमल टू डक्टस आर्टेरियोसिस। इसके बाद जो है जक्स्टा डक्टल जो बुक में डिस्कस हुआ है, दैट इज narrowing of aorta at the level of ductus arteriosus, and this is the most common type of कोऑक्टेशन ऑफ aorta। इसके बाद जो है पोस्ट डक्टल है। पोस्ट डक्टल में क्या होता है? नैरोइंग जो है ये क्या होता है? डिस्टल टू द डक्टस आर्टेरियोसस। अब ये जो डक्टस आर्टेरियोस जो हमारे पास कोऑक्टेशन ऑफ aorta है, ये बाइकास्पिड आयोटिक वाल के साथ एसोसिएटेड होता है, यानी आयोटिक वाल जब बाइकास्पिड होता है तो इसमें मोस्ट कॉमनली कोऑक्टेशन ऑफ aorta होता है। इसके अलावा दूसरे हार्ट डिफेक्ट के साथ भी इस, लेकिन जो टर्नल सिंड्रोम है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि टर्नल सिंड्रोम में क्या होता है? कोऑक्टेशन ऑफ अक्सर जो पेशेंट्स होते हैं टर्नल सिंड्रोम के, उनमें बाइकास्पिड आयोटिक वाल होता है और कोऑक्टेशन ऑफ आयोटा। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब इसमें होता यह है कि लेट्स से दिस इज आयोटा, एंड इसमें यहाँ पे क्या है? कोऑक्टेशन हो गया। ठीक है, तो इसका यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे जो वेसल्स होते हैं, ठीक है, इन वेसल में क्या होता है? ये यहाँ पे जो ब्लड आता है वो आसानी से यहाँ पे पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये ब्लड जो है मोस्टली ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अपर लिम्ब में ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी और लोअर लिम्ब में जो है ब्लड सप्लाई कम होगी। तो इस वजह से क्या होता है? अपर लिम्ब में हाइपरटेंशन होगा, लेकिन लोअर लिम्ब में पल्स वगैरह वीक होंगी, यू कैन से हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन अकर इन द अपर एक्सट्रीमिटीज, यू नो वेरी वेल वाई आई डिस्कस जस्ट। लोअर जो एक्सट्रीमिटीज हैं यानी जो लिम्ब हैं आर कोल्ड विद वीक डिलेड पल्सेस बिकॉज ऑफ डिक्रीज ब्लड ब्रेकियोफिमोरल डिले। ब्रेकियल जो पल्स होता है और फिमोरल पल्स जो होता है उसमें फ़र्क होता है। तो जो ब्रेकियल पल्स हैं वो अपर लिम्ब के साथ एसोसिएटेड हैं, तो वहाँ पे तो ब्लड सप्लाई ज़्यादा है, तो वो पहले होता है। लेकिन जो फीमोरल पल्स है वो फीमोरल आर्टरी तो नीचे हैं लोअर लिम्ब में, तो वहाँ पे जो है ब्लड सप्लाई कम जा रही है तो वो डिले होगा। तो जो इसके दरमियान फ़र्क है, यानी टाइम ऑफ ब्रेकियल एंड फीमोरल पल्स इज़ मोर देन नॉर्मल, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेकियो फीमोरल डिले विद एज या इंटरकोस्टल आर्टरी इनलार्ज ड्यू टू कोलेटरल सर्कुलेशन। अब इसमें होता क्या है कि जब नीचे ब्लड सप्लाई नहीं होती, यहाँ पे इस एरिया पे जब डिक्रीज ब्लड सप्लाई होती है तो इंटरकास्टल जो आर्टरीज होते हैं वह जो है दूसरा रास्ता बनाते हैं और वो जो है फिर एक्सरे पे रिब नॉचिंग करते हैं, यानी रिब्स को
काटते हैं वो वाली आर्टरीज, और इसको फिर बोलते हैं रिब नॉचिंग। जो कोलेटरल्स बनते हैं, जो दूसरे रास्ते बनते हैं कंपनसेशन के लिए, तो वो क्या करते हैं, रिब्स को काटते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं एक्सरे पे रिब नॉचिंग। अब ये जब कोआर्टेशन ऑफ आयोटा हो जाए तो इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो इनमें हमारे पास जो है ये कहीं हार्ट फेलियर होता है, और इसके अलावा इंक्रीज रिस्क ऑफ सेरिब्रल हेमोरेज होता है, जिसको हम बेरी एनोरिज्म बोलते हैं। क्योंकि अपर लिम हेड वगैरह में ब्लड सप्लाई ज़्यादा है, तो वहाँ पे ब्लड वेसल के फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसको हम बेरी एनोरिज्म कहते हैं। आयोटिक रप्चर भी जो है हो सकता है, क्योंकि जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो रप्चर हो सकता है, एंड पॉसिबल इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस भी इसमें हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कोआक्टेशन ऑफ आयोटा। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा टॉपिक्स हैं वो हैं परसिस्टेंस पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ द न्यू बॉर्न। हमें पता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, और उसमें फ्लो जो है हो जाती है, और शंट जो होता है लेफ़्ट टू राइट हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो परसिस्टेंस रहता है, और उसको हम कहते हैं परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो परसिस्टेंस ऑफ पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस आफ्टर दी बर्थ, ठीक है। तो जब बर्थ के बाद भी हमारे पास जो पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस हो ज़्यादा रहता है, तो इसको हम ये डिजीज़ बोलते हैं। इट इज़ एसोसिएटेड विद एबनॉर्मल डेवलपमेंट एंड पोस्ट पार्टम एडाप्टेशन ऑफ पल्मोनरी वास्कुलेचर, ठीक है। इसके रिस्क फैक्टर में इंक्लूड एस्पायरेशन ऑफ म्यूकोनियम स्टेन इम्यूनियाटिक फ्लूइड और न्यूनेटल नमूनिया। यानी अगर म्यूकोनियम से बड़े इम्यूनियाटिक फ्लूइड अगर एक बच्चा एक्सपायरेट करे लंग के अंदर, और या न्यूनेटल नमूनिया हो जाए, तो उनकी वजह से जो है ये वाला चीज़ हो सकते हैं। डिलीट्स टू राइट टू लेफ्ट शंट थ्रू फोरामन वेयर इंडक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है। तो ये राइट टू लेफ्ट शंट होते हैं, क्योंकि राइट साइड पे जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, जो पल्मोनरी आर्टरी है वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो शंट राइट टू लेफ्ट रहता है। न्यू बॉर्न प्रेजेंट विद साइन ऑफ रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होते हैं, जैसे कि वो तेज तेज सा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ इंक्रीज रिस्पायरेशन रेट, ठीक है। तो कितनी क्या है, दिस इज अ इंक्रीज रिस्पायरेशन रेट। इसके बाद क्या आता है, एंड साइनोसिस भी हो सकते हैं, जो ब्लू हैं, ब्लू बेबीज भी होते हैं, ठीक है। प्री डक्टल ऑक्सीजन सिचुएशन इज ऑफन हायर देन पोस्ट डक्टल। अब इसका मतलब ये है क्लियर से ये डक्ट है, तो ये क्या है, डक्ट है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है, ये यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्री डक्टल ऑक्सीजन सैचुरेशन हो गया है ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हायर, ऑफन हायर देन पोस्ट डक्टल। तो डक्ट के बाद जो ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, सिचुएशन जो है उसकी कम होगी, एंड पल्सेस जो है इसमें इक्वल होते हैं, यानी कोई डिले नहीं होता पल्स का। तो ये हमारे पास क्या है, परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ द न्यू बॉर्न।